गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। जैसा कि सभी बच्चे आप लोग पढ़ रहे थे हार्मोन्स, पादप के हार्मोन्स, और पादप के हार्मोन्स में हमने आपको पढ़ाया था वृद्धि सहायक हार्मोन्स की। पादप में वृद्धि सहायक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स तथा साइटोकाइनेंस। ये पादपों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से कोई हमारे लिए सहायक है तो कोई हमारे लिए अवरोधक का कार्य भी करता है। अगर कोई हमारे हित चाहता है तो कोई बुरा भी चाहता है। इसी प्रकार से पादपों के लिए कोई अच्छी चीज़ है तो कोई बुरी चीज़ भी है, जैसे हर चीज़ का अपोजिट होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो इसके लिए क्या है, वृद्धि रोधक भी हैं। जैसे कि हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं अच्छी हो रही हैं तो कुछ खराब भी होती हैं, तो इसी प्रकार पादपों में भी यही क्रम चल रहा है। तो वृद्धि सहायक थे, जैसे कि आपका ऑक्सिन था, जिबरेलिन्स था, साइटोकाइनेंस था। इसी प्रकार से आज आपकी जो हेडिंग है उसका नाम है वृद्धि रोधक हार्मोन। हेडिंग डाल लीजिए, वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन, देखिए वृद्धि रोधक हार्मोन क्या है कि जो वृद्धि होने में क्या करें, अवरोधक का कार्य करें। आपने ऐसी चीज देखी होगी जैसे खेती होती है या कोई पादप होया तो उसकी वृद्धि रुक गई, वह ऊपर गति नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा, उसकी वृद्धि नहीं हो रही, तो इसमें कोई क्या है, कोई ना कोई हार्मोन्स है या कुछ ना कुछ चीज की गड़बड़ी हो रही है जिसके कारण वृद्धि रुक गई है, रोधक का कार्य हो रहा है। तो इसमें लिखेंगे पौधों में ऐसे भी अनेक पदार्थ होते हैं, पौधों में ऐसे भी अनेक पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति से हार्मोन्स प्रभावित होता है, जिनकी उपस्थिति से हार्मोन्स प्रभावित होता है। या पादपों के वृद्धि को या पादपों के वृद्धि को या उनके प्रभाव को ये नष्ट कर देते हैं, प्रभाव को ये नष्ट कर देते हैं। इनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। इनके उदाहरण निम्नलिखित है, जैसे एब्सिसिक अम्ल, तथा एथिलीन, जैसे एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। तो देखिए ये दो प्रकार के हमने आपको हार्मोन्स बताए। पहला कौन सा था, एब्सिसिक अम्ल, और दूसरा एथिलीन। हेडिंग पहले आप डाल लीजिए, पहली हेडिंग है एब्सिसिक अम्ल, यानी कि हम कहेंगे एब्सिसिक एसिड। एसिड, ठीक है, लिख लीजिए एब्सिसिक एसिड। इसके अंतर्गत लिखेंगे यह एक सामान्य वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह एक सार्वधारिक सामान्य वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों में एब्सिसिक अम्ल
पत्तियों में, कौमा तनों में, एब्सिसिक अम्ल पत्तियों में, कौमा तनों में, कौमा फलों में, कौमा बीजों में, अधिकांशतः बीजों में अधिकांशतः क्लोरोप्लास्ट में संश्लेषित होता है। अधिकांशतः क्लोरोप्लास्ट में संश्लेषित होता है। इसका स्थानांतरण सक्रिय विसरण द्वारा, इसका स्थानांतरण सक्रिय विसरण द्वारा तथा संवहन तंत्र के विशेषकर फ्लोएम द्वारा होता है। फिर से सुन लीजिए, यह एक सर्वाधिक सामान्य वृद्धिरोधक हार्मोन है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है। कैसे रोकता है? यानी कि किसी कोशिका में विभाजन हो रहा है, यानी कि कई भागों में बट गई, तो उसको ये रोकेगा, ये कई भागों में नहीं बटेगी। यह कोशिका विभाजन को रोकता है। एब्सिस अंग पत्तियों में, कौमा तनों में, फलों में, बीजों में तथा क्लोरोप्लास्ट में संश्लेषित होता है। इसका स्थानांतरण सक्रिय विसरण द्वारा, इसका स्थानांतरण सक्रिय विसरण द्वारा संवहन तंत्र के विसरण द्वारा, संवहन तंत्र के विशेषकर फ्लोएम द्वारा होता है। संवहन तंत्र के विशेषकर फ्लोएम द्वारा होता है। लिखा आपने? अब हेडिंग डालेंगे, एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव, कार्य तथा महत्व। एब्सिसिक अम्ल के कार्य, प्रभाव व महत्व। एब्सिसिक अम्ल के प्रभाव, कार्य तथा महत्व। अब देखिए इसके प्रभाव क्या है, इसके कार्य क्या है और इसका फिर महत्व क्या है, यानी कि इफेक्ट, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एब्सिसिक अम्ल। पॉइंट में लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखें, ये पत्तियों कौमा पुष्पों, ये पत्तियों कौमा पुष्पों एवं फलों में विलगन प्रेरित करता है। ये पत्तियों कौमा पुष्पों एवं फलों में विलगन प्रेरित करता है। इसमें कलिकाओं तथा बीजों में, इसमें कलिकाओं तथा बीजों में प्रसुप्तावस्था उत्पन्न होती है। बीजों में प्रसुप्तावस्था उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट था ये, इसमें कलिकाओं तथा बीजों में प्रसुप्तावस्था उत्पन्न होती है। नंबर 3, पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि ये पत्तियों, पुष्पों एवं फलों में विलगन प्रेरित करता है, ठीक है, उन्हें बाढ़ने की शक्ति देता है। दूसरा क्या है, इसमें कलिकाओं तथा बीजों में प्रसुप्तावस्था उत्पन्न होती है। नंबर 3, यह कोशिका विभाजन, यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन, यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन दोनों को रोकता है। दीर्घन दोनों को रोकता है। नंबर 4, इसमें पत्तियों का पर्णहरित नष्ट हो जाता है। इसमें पत्तियों का पर्णहरित नष्ट हो जाता है तथा प्रोटीन्स का विघटन होने से
तथा प्रोटीन्स का विघटन होने से पत्तियां 2-3 दिन में ही पीली पड़ जाती हैं। विघटन होने से पत्तियां 2-3 दिन में ही पीली पड़ जाती हैं। यह जीर्णावस्था उत्पन्न करता है। यह जीर्णावस्था उत्पन्न करता है। अगला पॉइंट, यह पुष्पन को रोकता है। यह पुष्पन को रोकता है तथा आलू में कंदों का अधिक निर्माण प्रेरित करता है। अगला पॉइंट, एब्सिसिक अम्ल कम तापमान के प्रति प्रतिरोधी शक्ति उत्पन्न करता है। प्रतिरोधी शक्ति उत्पन्न करता है। तो ये थे आपके क्या इसके कारण महत्व। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे जो हमने आपको दूसरा बताया है। क्या था वो? एथिलीन। क्या था? एथिलीन। हेडिंग डालेंगे, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा है एथिलीन। एथिलीन लिख लीजिए। देखिए एथिलीन क्या है, यानी कि यह एकमात्र प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन है। इसे फल परिपक्वन हार्मोन भी कहते हैं। आपने देखा केले हो, पपीता हो, आम हो, तो इन पे एथिलीन का छिड़काव किया जाता है। ये जब कच्चे फल होते हैं एथिलीन का छिड़काव कर देते हैं तो क्या होता है, दूसरे दिन ये पक जाते हैं। ठीक है, तो पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को। अगर कभी कभी पूछा जाता है कि फलों को पकाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो एथिलीन का। क्या लिखा आपने? यह एकमात्र प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में मिलने वाला हार्मोन है। यह फल परिपक्वन हार्मोन, इसे फल परिपक्वन हार्मोन कहते हैं क्योंकि पादपों के फलों में परिपक्वन के समय इसका निर्माण होता है। अगली हेडिंग डालेंगे एथिलीन के प्रभाव। हेडिंग डालेंगे एथिलीन के प्रभाव। कार्य तथा महत्व। प्रभाव, कार्य तथा महत्व। एथिलीन के प्रभाव, कार्य तथा महत्व। ठीक है, लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में, एथिलीन फलों को पकाने में महत्वपूर्ण होती है। एथिलीन
फलों को पकाने में महत्वपूर्ण होती है। एथिलीन फलों को पकाने में महत्वपूर्ण होती है। नंबर सेकंड, इसके प्रभाव से समव्यासी, नंबर सेकंड में इसके प्रभाव से समव्यासी वृद्धि होती है। इसके प्रभाव से समव्यासी वृद्धि होती है, जिससे आयतन में भी वृद्धि होती है, जिससे आयतन में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार यह तने की लंबाई में, इस प्रकार यह तने की लंबाई में वृद्धि को कम मोटाई में अधिक करती है। वृद्धि को कम मोटाई में अधिक करती है। नंबर 3, इसके प्रभाव से, नंबर 3 लिखेंगे, इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में, इसके प्रभाव से मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि होती है। कुछ पौधों में ऑक्सीजन के समय, कुछ पौधों में ऑक्सीजन के समान पुष्पन तीव्र होता है। कुछ पौधों में ऑक्सीजन के समान पुष्पन तीव्र होता है, जैसे अनानास, जैसे अनानास। लिख लिया सभी ने? अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके प्रभाव से, इसके प्रभाव से पार्श्व कलियों की वृद्धि, इसके प्रभाव से पार्श्व कलियों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। पार्श्व कलियों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। अगला पॉइंट, यह कलमों से जड़ की उत्पत्ति, यह कलमों से जड़ की उत्पत्ति, कौमा पार्श्व मूलों का निर्माण, कौमा पार्श्व मूलों का निर्माण, कौमा मूल रोमों का निर्माण, कौमा मूल रोमों का निर्माण आदि का प्रेरण करता है। मूल रोमों का निर्माण आदि का प्रेरण करता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसकी अधिकता, इसकी अधिकता पुष्पों में निंद्रा रोग उत्पन्न करती है। इसकी अधिकता पुष्पों में निंद्रा रोग उत्पन्न करती है तथा ऑक्सीजन के स्थानांतरण को, तथा ऑक्सीजन के स्थानांतरण को प्रतिबंधित करके, तने पर स्थानांतरण को प्रतिबंधित करके तने पर गुरुत्वानुवर्तन के प्रभाव को नष्ट कर देती है। गुरुत्वानुवर्तन के प्रभाव को नष्ट कर देती है। तो ये दो प्रकार के आपके इसके क्या थे, वृद्धिरोधक हार्मोन थे। पहला कौन सा था? एबेसिस अम्ल था, दूसरा था एथिलीन, और आपने इसके प्रभाव कार्य तथा इसके महत्व को जाना। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो वह पूछ सकता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी आज कंप्लीट होता है। ठीक है, जो अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे वो होगा जीव कैसे जनन करते हैं, यानी कि वह अपने जैसे ही संतान को किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं। तो ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, जो हमारा नया चैप्टर होगा। तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।